हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि एक मिनट। पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो गोलीय दर्पण जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। जैसे कि एक पहला हो जाता है अवतल, दूसरा हो जाता है उत्तल। तो बनाते हैं इस प्रकार से, जैसे कि मान के चलिए ये आपका हो गया गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण हो गया। तो गोलीय दर्पण क्या होता है ना, कि जैसे कि वृत्त होता है ना कोई, उस प्रकार से एक प्रकार से गोलीय होता है दर्पण। ठीक है, उसका वृत्त हो गया यानी केंद्र हो गया। ठीक है, तो इसके एक बाहर की ओर इस तरह से कलई किया हुआ रहता है। ठीक है, बाहर की ओर इस तरह से कलई रंगा हुआ है। ठीक है, कलई किया हुआ है। और एक अंदर की ओर से, ठीक है, इस तरह से अंदर की ओर कलई कर देते हैं। ठीक है, तो अंदर की ओर से कलई कर दिए, इसको बीचों बीच मान के चलिए इस तरह से हम काट लिए। ठीक है, तो जिसका बाहर की ओर से कलई किया हुआ है, तो इस प्रकार से अगर इसको हम अलग करते हैं तो इस प्रकार से यूँ कुछ आकृति बन के आएगी। इस प्रकार से आकृति बन के आएगी। ठीक है, तो जिसका बाहर की ओर से अंदर की यानी बाहर की ओर से कलई रंगा हुआ रहता है ना, उसको क्या कहते हैं हम, अवतल दर्पण। तो ये क्या हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। और इधर से अगर हम इसको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो इस प्रकार से बन के आ जाएगा आपका क्या, एक उत्तल दर्पण बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये आपका अवतल दर्पण। तो इसी से गोलीय दर्पण दोनों निकला है। ठीक है, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसमें हमको क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि ये जो है आपका गोलीय दर्पण जो है, ठीक है, कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। व्यास पूछ रहा है, डायमीटर। ठीक है, तो व्यास पूछ रहा है, तो ये आपका जो व्यास है, ये वाला जो रेखा है, ये व्यास जो है, यही आपका पूछ रहा है कि ये क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, इसके बीच में जो होता है इसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये आपका जो है पॉइंट, ये वाला जो है ये, ठीक है, ये आपका वक्रता केंद्र होता है। और यहाँ पे जो होता है बिंदु, ये आपका क्या कहलाता है, ध्रुव। ठीक है, तो वक्रता के अंदर और बीच का दूरी अगर पूछता तो ये वक्रता त्रिज्या होता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये व्यास पूछ रहा है आपका। ठीक है, ये व्यास पूछ रहा है कि आपका व्यास, ये वाला व्यास आपका क्या होगा। तो आपको बता दें कि ये वाला जो व्यास होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का व्यास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला जो व्यास था, ये वाला व्यास, ये आपका क्या कहला जाएगा, प्रधान अक्ष कहला जाएगा। यानी इसी को मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहता है किस निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मिरर्स हैज़ पॉजिटिव फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होता है ये बताना है। तो आइए समझते हैं इसको। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, कोई भी जैसे दर्पण मान के चलिए, ये आपका क्या हो गया, एक ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ये कैसा दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, तो अवतल दर्पण जो होता है, इधर सभी दूरियां क्या होती है आपकी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की बात करें तो इधर होता है आपका कलई किया हुआ ये भाग होता है, और इधर ये इसका क्या होता है, इधर यानी आपका वक्रता केंद्र भी होता है, फोकस होता है, इधर कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, और इसमें बात करें तो यहाँ पे आपका फोकस हो जाता है। ठीक है, और ये आपका हो जाता है वक्रता केंद्र हो जाता है। ठीक है, तो ये पहले समझने के लिए, इसको समझने के लिए आप इसको समझ लीजिए, कोऑर्डिनेट को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़े होंगे, ठीक है, कि आप पढ़े होंगे कि जैसे कि ये आपका होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या होता है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस इधर हो गया, ये एक्स डैश हो गया, और ये वाई हो गया, और ये आपका वाई डैश। ठीक है, ये वाला जितना भी मान इधर आएगा, एक्स इधर इधर जितना भी मान आएगा, समझिएगा इसको ध्यान से। ठीक है, कि ये वाला आपका मान जितना भी इधर होगा, ये पॉजिटिव में होगा, और ये वाला इधर जितना भी मान होगा, ये भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर बात करें हम, ठीक है, अगर बात करें हम, ठीक है, कि इधर वाला मान, ठीक है, ये वाला मान आपका जो होगा, ये क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। और ये भी मान जो होगा आपका, ये भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ अवतल दर्पण अगर बनाते हैं हम, तो अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण में सभी दूरियां इधर क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। इस साइड सभी दूरियां क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये फिर से समझते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर ये आपका अगर ऋणात्मक होता है, तो इसी तरह से अवतल दर्पण रहता है, ये सभी दूरियां इधर क्या हो जाएगी, प्रायः सब ऋणात्मक हो जाएगी। यहाँ पूछ रहा है कि धनात्मक, तो धनात्मक अवतल का तो देख रहे हैं सब ऋणात्मक हो रहा है, तो एक ही बचा दर्पण, तो दूसरा क्या है, तुम आपका उत्तल दर्पण है। तो ऑप्शन ए इज द क्या, ए अब इसका क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो धनात्मक पूछ रहा है तो धनात्मक यानी उत्तल दर्पण में सब दूर इधर आपका होगा, हो जाएगा, तो इधर पॉजिटिव था, यानी ऑप्शन ए इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो धनात्मक पूछेगा तो उत्तल दर्पण होगा, अगर ऋणात्मक पूछेगा तो अवतल दर्पण होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन, तो अगला क्या है, अगला है किस वर्ण, वर्ण यानी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है यानी अधिक होता है। विच कलर हैज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ, यानी किस कलर का वेवलेंथ जो है सबसे अधिक होता है। तो चलिए देखते हैं इसको, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको समझिए कि आप एक पढ़े होंगे, ठीक है, कि जब किसी प्रिज्म से, ठीक है, जब किसी प्रिज्म से, ये आपका मान के चलिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रिज्म, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रिज्म हो गया, ठीक है। जब इसे कोई श्वेत प्रकाश गुजारते हैं, ठीक है, कोई वाइट लाइट मान लीजिए, यानी श्वेत प्रकाश को पास करवाते हैं, ठीक है, श्वेत प्रकाश को क्या करते हैं, पास करवाते हैं, तो ये अपने 7 अवयवी रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। ये अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। तो ये 7 अवयवी रंग कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, तो इस प्रकार से आप सीरीज याद रखिएगा इसका, विव, एक मिनट थोड़ा यहाँ से लिख रहे हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वी आई बी जी, यानी यहाँ से हो गया आपका वॉयलेट, यानी जामुनी, सॉरी वॉयलेट हो गया, वायलेट यानी बैगनी हो गया, सॉरी ये कौन सा कलर हो गया, बैगनी, वायलेट, ये इंडिगो यानी जामुनी, ये ब्लू, ये आपका ग्रीन, ठीक है। ऊपर फिर यहाँ पे वाई हो गया यानी येलो, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद रेड, ठीक है। यानी रेड जो कलर होता है ना, रेड कलर को जब हम पास कराते हैं प्रिज्म से, ठीक है, किसी प्रिज्म से हम क्या करवाते हैं, इसको पास करवाते हैं, इस प्रकार से प्रिज्म से पास करवाते हैं, रेड कलर का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है, और सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी का यानी वायलेट का, ठीक है। और सबसे कम किसका होता है, रेड का, चूँकि इसका चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों क्या होता है, अधिक होता है। एक चीज़ याद रखिएगा आपका कि रेड कलर का तरंग दैर्घ्य और चाल दोनों क्या होता है, अधिक होता है। मान के चलिए जैसे कि चाल कहने का मतलब हो गया, चाल अगर अधिक रहेगा, जैसे साइकिल को आप ज़्यादा रफ्तार में आप ज़्यादा नहीं मोड़ सकते हैं, जस्ट लाइक उसी प्रकार से ये कलर का चाल अधिक होने के कारण ये ज़्यादा विचलन नहीं हो पाता है, जबकि बैगनी का चाल सबसे कम होता है, ये आराम से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। इसलिए बैगनी का आपका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, यानी बैगनी का चाल क्या होता है, कम होता है, और लाल का चाल क्या होता है, अधिक। तो जिसका अधिक चाल होता है उसका तरंग दैर्घ्य भी क्या होता है, अधिक होता है। तो याद रखिएगा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लाल का तरंग दैर्घ्य का, लाल का तरंग दैर्घ्य का होता है सबसे अधिक, इसलिए क्वेश्चन भी पूछता है कि रेलवे का सिग्नल जो है लाल रंग का क्यों बनाया जाता है, यही रीज़न है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। चलिए आगे चलते हैं, कहता है किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो आँख के किस भाग पर बनता है, विच पार्ट ऑफ द आई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है ये बताना है आपका, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है रेटिना, पुतली, कॉर्निया या आइरिस, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए, तो ए यानी रेटिना हो जाएगा। या फिर कहीं कहीं इसका आप जो याद रखिएगा इसका, ठीक है, या फिर इसका कहीं कहीं पे क्या रहता है, रेटिना की जगह आपका दृष्टि पटल भी रहता है, तो इंग्लिश में ही रेटिना कहते हैं, दृष्टि पटल इस तरह से लिखा हुआ आएगा आपका, दृष्टि पटल, ठीक है, दृष्टि पटल इस तरह से भी लिखा हुआ आता है। तो याद रखिए इसी को इंग्लिश में रेटिना भी कहा जाता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में ना कहाँ पे बनता है, आपका रेटिना पर बनता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, मानव का नेत्र में, और पूछता है किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव का नेत्र में जो है ना आपका उत्तल लेंस पाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और एक किससे, उत्तल लेंस से रिलेटेड और भी एक क्वेश्चन याद रखिएगा आपका, कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि ये किरणों को क्या करती है, एक बिंदु पर मोड़कर ला देती है, ठीक है। अब अगला है आपका क्वेश्चन, अगला कहता है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन है आपका पानी, लोहा, कांच, हवा। तो यहाँ पे क्या होता है, निर्वात, निर्वात मतलब जहाँ कुछ भी नहीं हो, जैसे कि अभी बात करें वायुमंडल में हवा, धूल, कण इत्यादि ये सब अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पे क्या करता है, प्रकाश को जो है ना, जब प्रकाश, जानते हैं हम प्रकाश हमेशा किस
किस तरह चलता है आपका, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश हमेशा कैसी चलती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये जब गमन करती है तो इसका धूलकण इत्यादि हवा वगैरह इसका क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे इसका हम चाल को, वेग को नहीं माप सकते हैं, वेग को नहीं माप सकते हैं, इसलिए इसके चाल को मापने के लिए हम निर्वात में कैलकुलेट करते हैं। तो निर्वात में जब कैलकुलेट करते हैं तो इसकी चाल का पता चलता है। तो वो क्या होता है आपका, तो वो होता है आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। या तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ध्यान रहे। ठीक है, या तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। इसी किलोमीटर को हमको क्या करना है, मीटर में बदलना है। तो क्या आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर होता है। इसको आप 1,000 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 1,000 से आप गुना कर दीजिए। पहले से 5 शून्य था, अब 3 शून्य, तो टोटल कितना हो गया, 8 शून्य। यानी 3 गुना 10 का पावर 8। ठीक है, किलोमीटर से किस में चेंज हो गया आपका, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो मीटर में पूछेगा तो ध्यान रहे 8 शून्य होगा। ठीक है, और किलोमीटर में पूछेगा तो 5 होगा। ठीक है, तो निर्वात में चाल जो होती है कितना होती है, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश का चाल होता है वो कहाँ होता है, निर्वात में होता है। तो निर्वात यहाँ पे क्या है, जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, हवा, वैक्यूम। ठीक है, यानी हवा वगैरह कुछ भी नहीं हो। ठीक है, उसी को कहते हैं निर्वात। इसे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, निर्वात। चलिए आगे चलते हैं। कहता है दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। ठीक है, देखिए प्रायः दृष्टि दोष जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। दूरदृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं। दूरदृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया, पता नहीं क्या ऐसे ही कुछ नाम है इंग्लिश में। ठीक है, कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है कभी कभी, तो इसको ध्यान रखिएगा। शायद निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, तो वही कहता है दूरदृष्टि दोष। जो भी नेत्र में दृष्टि दोष रहेगा, ठीक है, जो भी नेत्र में दृष्टि दोष रहेगा, ठीक है, वह उसी वस्तु को नहीं देख सकता है। जैसे कि मान के चलिए दूर दृष्टि दोष है, तो मतलब दूर का जो है, दूर का वस्तु को वो देखेगा। जैसे दूर दृष्टि दोष है, तो यानी दूर का दृष्टि दोष अगर किसी मानव का नेत्र में है तो वो दूर की वस्तु को ही देखेगा, यानी निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा। तो इसी तरह यहाँ कहता है दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। कैसे देख सकता है वो, दूर दृष्टि दोष जिसको है तो वो दूर वाले वस्तु को ही देखेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, यानी जैसा रोग रहेगा, ठीक है, जैसा भी उस पर रोग रहेगा, ठीक है, वो उसी वस्तु को क्या करता है, स्पष्ट रूप से देखता है। यहाँ पे क्या है, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष है तो आपका दूर की वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निकट दृष्टि दोष रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो निकट को देखेगा, ठीक है, लेकिन दूर को नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दूर दृष्टि दोष का निवारण करते हैं उत्तल लेंस के द्वारा। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष का निवारण करते हैं अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरणपुंज होगा। ठीक है, एक अभिसारी किरणपुंज, ठीक है, समतल दर्पण पर आपतित होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ऑप्शन क्या हो जाए, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा आप दिमाग लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद आप बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। ठीक है, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, एक वर्णी कलर होता क्या है आखिर। ठीक है, हम चूंकि जानते हैं कि श्वेत प्रकाश जो होता है यानी व्हाइट लाइट जो होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, व्हाइट लाइट जो होता है वो कितने रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, वो आपको अभी हम लिख के बताए भी थे। ठीक है, ट्रिक के लिए क्या याद रखना है इसको, ठीक है, क्या याद रखना है, विब ग्योर, विब ग्योर। ठीक है, विब ग्योर। ठीक है, बी से वायलेट यानी बैगनी, आई से इंडिगो यानी जामुनी, बी से ब्लू, ठीक है, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर फॉर रेड। ठीक है, ये 7 कलर का मिश्रण होता है ये। ठीक है, सूर्य का लाइट। ठीक है, तो कहता है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी यानी जो एक ही कलर का हो, सूर्य का वो श्वेत कलर नहीं हो, श्वेत लाइट नहीं हो, वाइट लाइट नहीं हो, वो यानी एक ही कलर हो, एक वर्णी हो, जैसे कि लाल है तो लाल ही है, हरा है तो हरा ही है। ठीक है, उसका क्या नहीं होगा वो पूछ रहा है। तो पहला है अवर्तन। अवर्तन वन यानी किसी माध्यम में अगर हम उसको पास कराएंगे, उसका माध्यम अगर बदल के हम पास कराएंगे, तो जैसे मान के चलिए, ठीक है,
अपवर्तन क्या होता है ना कि अगर मान के चलिए ऊपर है जल और नीचे क्या है आपका हवा है, ठीक है, हवा है, हवा आपका एक है विरल माध्यम और जल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सघन माध्यम। तो अपवर्तन क्या कहता है ना कि माध्यम चेंज होने पर किरणें क्या होती है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे मान के चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहे, भीड़ भाड़ इलाके में आप आसानी से तय नहीं कर सकते दूरी, ठीक है, वहाँ पे क्या करना होगा आपको, अपना रास्ता रूट को क्या करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा, चूँकि वह भीड़ भाड़ इलाका है। जस्ट लाइक उसी प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे आपका विरल और सगर की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रक्रिया नहीं देखने को मिलेगा, तो अपवर्तन एक वर्णी में अगर प्रकाश एक वर्णी प्रकाश को गुजारेंगे तो अपवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल ही मिलेगा, वो भी प्रकाश मतलब वो विचलित होगा ही होगा, विचलन विचलन प्रक्रिया तो वही अपवर्तन का ही एग्जाम्पल है। एक वर्णी प्रकाश को अगर हम मान के चलिए, ठीक है, एक वर्णी प्रकाश को हम मान के चलिए, ये एक वर्णी प्रकाश हो गया, मान लीजिए ये आपका माध्यम हो गया, ऊपर मान लीजिए सघन माध्यम है, कुछ भी मान लीजिए कोई सा भी माध्यम है, ठीक है, और आपका क्या है दूसरा नीचे विरल माध्यम है। एक वर्णी रहे या कोई भी प्रकाश रहे, उसको जब हम माध्यम माध्यम उसका चेंज होगा ना तो उसमें विचलन देखने को जरूर मिलेगा, यानी यही विचलन कहलाता है अपवर्तन। तो अपवर्तन का मामला तो यहाँ पे जरूर देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ विचलन का मामला भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। वर्ण विक्षेपण क्या है, जब एक ही वर्ण को हम यहाँ से हम गुजार रहे हैं एक ही कलर के, मान के चलिए लाल कलर है तो लाल को ही गुजार रहे हैं, क्या ये कभी 7 रंग में बटेगा, कभी क्या नहीं बटेगा, नहीं बटेगा, तो यानी वर्ण विक्षेपण क्या होता है, 7 रंगों में बटना ही तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो यहाँ पे वर्ण विक्षेपण की क्रिया देखने को नहीं मिलेगी, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति क्या होगी। वायु में बताना है कि कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति क्या होगी, वायु में बताना है, ऋणात्मक धनात्मक या अनंत, इसका शक्ति बताना है कि क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए कमेंट में है, ठीक है, जो हम क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं कि देने के लिए, वो आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वो क्या है इम्पोर्टेंट है। तो आप इसका भी आंसर क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि कहता है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण कितनी बार अपवर्तन होगा। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण कितनी बार अपवर्तन होगा, ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ये 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी क्या है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका भी आंसर क्या करें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन आपको देख रहे हैं उसको आप जरूर दीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कहता है कि स्विच को लगाए जाते हैं, स्विच जो आप ऑन ऑफ के लिए बोर्ड वगैरह में देखते होंगे लगाते हैं, उसको प्रायः किस तार में लगाते हैं, ठीक है, भू संयोजित तार, ठीक है, या ठंडा तार या गर्म तार या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा प्रायः स्विच को जो है ना वो गर्म तार में लगाया जाता है, ठीक है, गर्म तार जिसको आप प्लस माइनस कहते हैं, फेज न्यूट्रल, ठीक है, फेज न्यूट्रल उसी तरह से, ठीक है, उसको किस में लगाया जाता है, गर्म तार में, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है जूल पर कूलम जो है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम, तो ये आप निकाल के भी देख सकते हैं, जूल जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का, ये डब्लू, ठीक है, और इधर फिर क्या हो जाएगा आपका कूलम, कूलम किसका मात्रक होता है, ये आपका आवेश का मात्रक होता है। डब्लू बाई क्यू जो होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, ये विभव या विभवांतर का, तो यानी विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है वोल्ट आंसर, तो ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे वोल्ट, वोल्ट कौन सा है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए कहता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा ये चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला। टेस्ला एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, निकोलस टेस्ला, उसी के नाम पर टेस्ला पड़ा इसका, ठीक है। और एक इसमें और याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का पूछेगा तो टेस्ला होगा, ये तो ठीक है, लेकिन अगर यदि चुंबकीय फ्लक्स का पूछेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है, वेबर। इसमें देखिए बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि कौन सा आंसर दे कौन सा नहीं, ठीक है, तो याद रखिएगा आपका चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा तब आपको मारना है क्या, वेबर। अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तब आपको क्या मारना है, टेस्ला, ठीक है। तो इसका ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है तो ऑप्शन ए इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है।
फैराड जो होता है वो संधारित्र का SI मात्रक होता है, ठीक है, संधारित्र का SI मात्रक हो जाता है आपका फैराड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर, ठीक है। विद्युत घंटी बेल रिंग जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? घर में जो आप बेल रिंग लगाते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कहता है डायनमो जो है, यानी डायनमो जो जनरेटर में आप लगाते हैं, वो कहता है कि वो किसको किस में बदलता है, ठीक है। तो किसको किस में बदलता है, तो आप डायनमो को पहले क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो मतलब पहले अपना आप उसमें ऊर्जा देते हैं, आप खुद का ऊर्जा देते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं उसमें डायनमो में क्या करते हैं, आप अपना ऊर्जा यानी उसको क्या करते हैं, पहले रोटेट करवाते हैं, ठीक है, यानी वो घूमने लगता है। जब उसको घुमा के एक बार छोड़ देते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो क्या होता है, घूमते रह जाता है, ठीक है। तो अपना पहले उसमें आप ऊर्जा देते हैं, तब आपको वो क्या देता है, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा देता है। मतलब आप पहले उसको अपना ऊर्जा दिए, मतलब यांत्रिक ऊर्जा दिए आप, ठीक है। पहले क्या किया, उसको यांत्रिक ऊर्जा दिए, तब आपको वो क्या दिया, इलेक्ट्रिक करंट। यानी यांत्रिक ऊर्जा को वो किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी ऑप्शन बी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है अपवर्तनांक का रंग निर्भर करना कहलाता है। तो अपवर्तनांक का रंग निर्भर करना क्या कहलाता है, यानी अपवर्तनांक का रंग जो निर्भर करता है वो करना क्या कहलाता है, परिकर्णन, ठीक है, अपवर्तन, ठीक है, या फिर परावर्तन, ठीक है। अपवर्तनांक प्रायः अपवर्तन वाले केस में देखेंगे, तो अपवर्तन वाले केस में, परावर्तन वाले केस में अपवर्तनांक कैसे आएगा, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका भी आंसर देखिएगा, आप कमेंट में दीजिएगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसका क्वेश्चन आप जरूर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। कहता है कि एक मोटर कार के पश्च दृश्य दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। यानी एक मोटर कार हो गया, वाहन हो गया, ठीक है, उसका जो पीछे भी जो भी वस्तु रहता है उसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहली बात तो जो पश्च दृश्य में रहता है वो दर्पण, ठीक है। देखते होंगे गाड़ी चालक जो भी रहता है, गाड़ी चालक जो भी रहता है, ठीक है, ठीक है, गाड़ी चालक जो भी रहता है, ठीक है, उसके सामने एक दर्पण लगा हुआ रहता है, मिरर लगा हुआ रहता है, ठीक है। वो मिरर जो होता है वो क्या होता है, आपका उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। तो वही याद रखना है, उत्तल दर्पण वो साइड मिरर के रूप में कहता है। उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो याद रखिएगा उसमें बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो एक विद्युत सेल से धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। तो विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से दुगना, दुगना नहीं हो सकता है, विद्युत वाहक बल से कम। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। EMF से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन क्या होगा। तो आपको याद होगा, ठीक है, आपको याद होगा कि हम अगर यदि अवतल दर्पण में, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, फोकस, ठीक है, और ये आपका हो गया ध्रुव, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसका जो प्रतिबिंब जो है, ठीक है, उसका जो प्रतिबिंब जो है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे पीछे बनता है, ठीक है, और वस्तु से क्या होता है, काफ़ी बड़ा बनता है, पीछे से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। तो अगर कहना चाहे तो आवर्धन होगा तो क्या हो जाएगा, वस्तु से ठीक समझिए तो आपका बड़ा होगा, यानी एक से अधिक होगा, जब भी होगा एक से अधिक, यानी एक से अधिक यानी कहने का हो गया, तो इसको कह सकते हैं हम क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आप 2 कह सकते हैं, ठीक है, यानी एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए। कहता है जीवाश्म ईंधन जलने, जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला वगैरह जलता है, ठीक है, किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नेसेसरी है, चूंकि कार्बन उसमें रहता है जीवाश्म ईंधन में, ठीक है। इसके साथ साथ सल्फर और नाइट्रोजन ये दोनों भी रहता है, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कहता है कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक, तो प्रतिरोधकता बराबर देखिए क्या हो जाता है आपका SI मात्रक, ठीक है। प्रतिरोधकता अगर निकालना चाहे तो प्रतिरोधकता जो है, किसी चालक का प्रतिरोध जो है R बराबर होता है रो इंटू L/A, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन कई तरह से पूछता है आपको, ठीक है, कि प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब जितना लंबाई बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। और क्षेत्रफल कहने का मतलब होता है, मान के चलिए किसी तार
की मोटाई को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। ठीक है, चूँकि ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है और ये समानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, अगर एक चीज़ को हम इंक्रीज कराते हैं तो दूसरा चीज़ इधर क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज कर जाता है, यानी घट जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहे तो ये आपका क्या होता है, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए होता है। ठीक है, तो यहाँ से रो जो होता है यही प्रतिरोधकता होता है, तो ये निकाल देंगे रो का मान, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, ये आर इधर आ जाएगा। यानी अगर निकालना चाहे सिर्फ प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता बराबर क्या हो जाएगा, आपका आर इंटू ए अपॉन एल, ये आपका निकल के आएगा प्रतिरोधकता। याद रखिएगा, प्रतिरोधकता का अगर फॉर्मूला अगर होगा तो क्या निकलेगा, यहाँ पे यही निकलेगा, आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, अब यहाँ से मात्रक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता बराबर आर, यानी आर का मात्रक क्या होता है, ओम, यानी प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम हो जाएगा। और फिर था एरिया, यानी एरिया लंबाई गुना लंबाई, यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है, नीचे था एल यानी लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मीटर, तो ये मीटर से मीटर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी ओम मीटर, यानी प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या निकल के आ जाएगा, ओम मीटर, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक। ठीक है, अभी जस्ट देखे थे चुंबकीय परिवर्तन में फ्लक्स का एसआई, फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक बताए थे। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो क्या बोले तो उसमें वेबर होता है। ठीक है, क्या होता है, वेबर, यानी ऑप्शन सी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। ठीक है, यानी लाइट ट्रेवल्स इन अ होमोजेनियस मीडियम इन। ठीक है, समान माध्यम से प्रकाश गमन करता है। समान माध्यम रहेगा तो प्रकाश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो एक सरल रेखा में चलती रहेगी। माध्यम जब तक परिवर्तन नहीं होगा, प्रकाश के चाल में क्या होगा, वो परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगला। ठीक है, अगला देखिए क्या कहता है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। अभी जस्ट अब देखे थे, एक वर्णिक किरण को गुजारेंगे तो उसका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होगा, नहीं होगा, यानी ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये भी जस्ट बताए थे ऊपर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे कहता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 होता है, 19 कूलॉम। ठीक है, 19 कूलॉम, ये आपको याद रखना है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, आपका ऋणात्मक चार्ज होता है। ठीक है, और प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, आपका धनात्मक चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, जे थॉमसन किया था। और प्रोटॉन का खोज कौन किया था, गोल्डस्टीन किया था। ठीक है, गोल्डस्टीन। ठीक है, और आप न्यूट्रॉन का खोज ऐसे प्रायः कहीं कहीं आपको याद रखिएगा, ऐसे प्रायः जो है कहीं कहीं प्रोटॉन का खोज जो है ये कहीं कहीं आपको रदरफोर्ड भी मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो वो आपका रदरफोर्ड भी बताया था, उसके बारे में सबसे पहले उन्होंने ही बताया था, रदरफोर्ड ने ही, लेकिन वो एक्सप्लेन करके नहीं बताए थे, लेकिन गोल्डस्टीन ने एक्सप्लेन करके बताया। ठीक है, इसलिए दोनों ऑप्शन रहता है प्रायः। ठीक है, तीसरा आपका न्यूट्रॉन का खोज जो है क्या किया था, किसने किया था, आपका जेम्स चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, नाम याद रखिएगा इसका, जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए एक आगे जैसे क्वेश्चन बनता है, जैसे सोडियम की परमाणु संख्या कितना होती है, 11, और इसका परमाणु भार कितना होता है, 23। तो पूछता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संख्या कैसे निकालते हैं। तो आप याद रखिएगा, न्यूट्रॉन का संख्या जब भी पूछा जाए ना, तो परमाणु भार में क्या करना है आपको, परमाणु संख्या को माइनस कर देना है। मतलब परमाणु भार कितना है आपका, 23 है, 23 में आप 11 को माइनस कर दिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का संख्या। तो आप घटा दीजिए, 3 में 1 चला जाएगा 2, फिर 2 में 1 चला जाएगा, यानी 12। पूछेगा कि बताइए सोडियम में कितना है आपका, सोडियम में कितना है आपका परमाणु संख्या, तो सोडियम में कितना है आपका न्यूट्रॉन की संख्या, तो कितना है, 12। ठीक है, तो सोडियम का संकेत आ जाता है आपका Na। कभी कभी पूछता है एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कहता है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान कितना होगा। ठीक है, तो पहले पीएच स्केल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पीएच एक स्केल था। ठीक है, जो कि एक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने अम्ल क्षार की जानकारी के लिए वैज्ञानिक ने
सोरेनसन नामक ने वैज्ञानिक ने दिया था 1909 ईस्वी में इसको खोजा था। ठीक है, तो उन्होंने अम्ल क्षार की जानकारी के लिए इसका बताया था कि एक स्केल दिया था अम्ल क्षार की जानकारी के लिए, और उस स्केल में 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 इस तरह से यहाँ 7 तक आता था। ठीक है, इधर 7 से फिर इधर आपका कितना तक जाता था, 14 तक। ठीक है, 8 9 10 11 12 इस तरह से 14 तक जाता था। ठीक है, 7 से कम जितना भी है, 7 से कम, ठीक है, 7 से कम जो होगा इसको याद रखिएगा, 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, 7 से कम क्या होता है, अम्लीय। और आपका 7 से अधिक जो होता है वो आपका कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। कैसा हो जाता है, क्षारीय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका, देख लीजिए, एक घोल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल। तो याद रखिए, नीला लिटमस पत्र को लाल करता है कौन, अम्ल। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, जबकि क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, अम्ल जो है, ठीक है, अम्ल यानी एसिड जो है, एसिड सॉरी अम्ल जो है वो नीले को क्या कर देता है, लाल। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, वही अगर क्षार की बात करें तो क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, तो 7 से कम जो होगा वो अम्लीय होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे नीला लिटमस पत्र को क्या कर रहा है, नीले को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। ठीक है, नीले को क्या कर रहा है, यहाँ पे नीला लिटमस पत्र को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। तो यहाँ नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल। तो यहाँ पे अम्ल देख लीजिए, 7 से कम कौन है, तो 7 से कम अम्लीय होता है। तो 7 से कम यहाँ पे है आपका 2 सिर्फ। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपका कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, लोहे की परमाणु संख्या। तो याद रखिएगा, ये सब तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, 1 से 30 तक कम से कम आप लोग याद रखिए, और बाकी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे हो गया आयोडीन, सोना, चांदी। ठीक है, ये सब आप इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। ऐसे प्रायः 1 से 30 तक आप परमाणु संख्या उसका भार वगैरह जरूर याद कर लें। ठीक है, तो लोहे का परमाणु संख्या जो होता है आपका क्या होता है, Fe। संकेत क्या होता है इसका, Fe होता है, और परमाणु संख्या क्या होता है इसका, 26 होता है। ठीक है, तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 26, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सल्फर का जो होता है आपका, ठीक है, सल्फर का जो आपका परमाणु संख्या होता है वो 16 होता है। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है आपका, 16 होता है, S16 होता है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2 8 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 16। तो इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप एक याद रखिएगा, ये जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है इसको क्या कहते हैं, हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और किसी भी अभिक्रिया में जो भाग लेती है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही लेती है। ठीक है, जैसे कि सल्फर का बात करें, 2 8 10 और 10 6 कितना हो गया, 16। ये आपका बाह्यतम कक्षा में होगी, ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, और बाकी बात ये आपका जो इतना 2 और 8 जो बचा, इसको कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा भाग जो लेती है वो कौन सी लेती है, वो आपकी संयोजी इलेक्ट्रॉन लेती है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका, 6, यानी सही बाह्यतम कक्षा में। तो सल्फर का देख लिया अभी जस्ट कितना था बाह्यतम कक्षा में, 6 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है क्वेश्चन आपका, कहता है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धीकरण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको हम बताते कि गैल्वेनाइजेशन इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि लोहे में देखे होंगे आप लोग कि जंग उंग लग जाता है। ठीक है, लोहे में क्या होता है, जंग उंग लग जाता है, तो इस जंग से बचने के लिए कई सारे हम तरीका अपनाते हैं, जैसे पेंट कर देते हैं उस पर, या तो गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, या जस्तीकरण कर देते हैं। तो क्वेश्चन इसमें पूछता है, ठीक है, जस्तीकरण का मतलब होता है कि जस्ता का लेप चढ़ाना। ठीक है, जिंक यानी जस्ता का लेप चढ़ाना। ठीक है, ये जस्ता, इसी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, जस्तीकरण कहिए या इसी को कहा जाता है यसद लेपन। ठीक है, यसद लेपन याद रखिएगा, यसद लेपन यानी किसी धातु की सतह पर, ठीक है, क्या चढ़ाना, जस्ते की लेप चढ़ाना क्या कहलाता है, यसद लेपन कहलाता है, या जस्तीकरण भी कहते हैं, या इंग्लिश में इसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। कभी कभी इस तरह से आपको दे देता है, गैल्वेनाइजेशन दे देता है, हिंदी में इसे करके दे देगा गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन बोलिए या जस्तीकरण बोलिए आपका, या फिर आप यसद लेपन बोलिए। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इस तरह से ये सब नाम जो है एक ही है, जस्ता का लेप चढ़ाना ही जस्तीकरण कहलाता है। एनोडीकरण में क्या होता है ना, इसी में क्या होता है, एल्युमिनियम
पर जो है मोटी परत ऑक्साइड की जम जाती है, उसी को एनोडीकरण कहा जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एनोडीकरण से याद रखिएगा एल्युमिनियम। ठीक है, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक जो है यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि सबसे अधिक क्रियाशील इसमें कार्बनिक यौगिक जो है वो कौन होता है। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, अब अगले वीडियो में जो है कि 30 के आगे हम क्या करेंगे, आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अभी के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद। ठीक है।